हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन को। काफ़ी कुछ आर्टिकल्स आज की डेट में हमें डिस्कस करने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर उस पर आएंगे। उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। नया बैच जो है अभी नेक्स्ट मंडे से शुरू होने वाला है, तो इफ़ यू विश यू कैन इनरोल इन इट। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन आर 2 years बैच इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस अपकमिंग मंडे। तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड जस्ट डाउनलोड आर एप्लीकेशन, वहाँ से आप डेमो क्लास देखिए, अच्छा लगता है तो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड। प्लस हमारा एनएलसेट का प्रारंभ बैच है, अगर आप चाहें तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर आर अचीवर्स बैच। सभी कोर्सेज की डिटेल, डेमो क्लासेस, सब कुछ जो है वो हमारे एप्लीकेशन में दी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए आज की जो पहली न्यूज़ है वो है कि विद पीएम फ्लाइंग टू पेरिस, इंडिया अप्रूव्स प्लान्स टू बाय 26 राफेल एम जेट्स। वैसे देखो ऐसा नहीं है कि इससे कुछ एग्जाम में आ जाएगा, बट हाँ पता होना चाहिए। और अभी इंडिया फ्रांस पे जब हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रोन जी मिल लेंगे और जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, तब भी ये एक उसमें पॉइंट रहेगा कि हाँ भाई डिफेंस में चीज़ें हुई हैं। तो अभी क्या हुआ है, राफेल एम फाइटर्स का प्रोक्योरमेंट में 26 प्रोक्योरमेंट के लिए हाँ कर दी गई है। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि 3 स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है वो फ्रांस से ली जाएगी। ठीक है, फ्रांस देखो डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने कल भी आपको ये बताया था। बाकी इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। मैकजॉन डॉक शिप बिल्डर्स करके एक कंपनी है, दे विल कंस्ट्रक्ट द स्कॉर्पियन सबमरीन। और आप ही लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि ये राफेल एम जेट्स जो है ये फ्रांस की कौन सी कंपनी बनाती है, मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। देखो हुआ क्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे एक मामला गया। एक मामला क्या गया कि एक मुस्लिम मैन है और एक जो है हिंदू वुमेन है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे इलाहाबाद के अंदर या फिर यूपी में कहीं पे भी, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे अभी नहीं पता है। तो ये लोग को पुलिस जो है, लोकल पुलिस जो है, देवर काफ़ी टॉर्चरिंग, मतलब समय समय पे तंग करती थी। तो ऐसा इनका कहना था कि इनके किसी फैमिली मेम्बर्स ने या किसी ने कंप्लेन करी थी जिसके बुनियाद पे पुलिस जो है वो इनको तंग करती थी। तो प्रोटेक्शन के लिए ना इन लोगों ने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया ना, वो जो राइटर हैं उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और ही इज़ ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर। तो इन्होंने कुछ इसमें पॉइंट्स रखे हैं, तो पहले इसको समझते हैं। केस का नाम था देखो किरण रावत वर्सेस स्टेट। ठीक है, किरण रावत वर्सेस स्टेट। 2 जजेस की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्डिक्ट दिया है, जिसमें जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी प्लस जस्टिस संगीता चंद्रा जी थी। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर मैं समझूँ आपको समझाऊँ तो पहले तो देखो लिव इन रिलेशनशिप, आई होप आप सभी को पता हो, नहीं पता है बता देता हूँ। इफ़ अ मैन एंड वुमेन आर लिविंग टुगेदर या फिर साथ में रह रहे हैं विदाउट शादी, ठीक है, और जैसे शादी के बाद जिस तरीके से लोग रहते हैं सेम सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए जो वर्डिक्ट आया ना, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को थोड़ा सा कोट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे लिव इन रिलेशनशिप पे जो आए हुए हैं उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर बताया है और कहा है कि कैसे वो इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे कि डी वेलुसुममी 2010 का केस था, इंदिरा शर्मा 2013 का केस था, धन्नूलाल 2015 का केस था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि यार वो इस तरीके की रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए नहीं थे, और बेसिकली उनका ये कहना था कि जो वो लिव इन रिलेशनशिप थी ना वो सेम रिलीजन के बीच में थी, या इस तरीके की कोई बात इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करी थी। इसके बाद इन्होंने 125 ऑफ सीआरपीसी को भी अपने वर्डिक्ट में कोट किया, जिसमें ये बोला कि मेंटेनेंस जो है ना ये सिर्फ वाइफ्स को राइट है हमारे लॉ के अंदर, नॉट टू अ पर्सन जो लिव इन में रह रहा है। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई इन सब का इससे क्या लेना देना था। इसके बाद यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें बोली गई हैं, जैसे कि आप सुनिएगा इसे। द हाई कोर्ट ऑल्सो सेट दैट एक्स्ट्रा मैरिटल एंड प्री मैरिटल सेक्स आर नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द मुस्लिम लॉ, इवन द सेक्सुअल लस्टफुल अफेक्शनेट एक्ट सच एज किसिंग, टचिंग, स्टेरिंग एक्सेट्रा प्रायर टू द मैरिज आर हराम इन इस्लाम, सेज द जजमेंट। तो ये सारी चीज़ें देखो जजमेंट में लिखी हुई थी। ठीक है, तो राइटर इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये किस तरीके का वर्डिक्ट है, आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, 2 लोग हैं साथ में रह रहे हैं चाहे किसी भी रिलीजन के, उससे क्या लेना देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कुछ और केसेस की, जैसे जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके चीज़ें करी थी, जैसे कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था, जब अडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्शन 497
ऑफ आईपीसी। अडल्ट्री क्या है? जब शादी के बाद भी कोई बंदा जो है या बंदी जो है वो किसी और के साथ संबंध रखता था तो वो अडल्ट्री में आ जाता था। फिर नवतेज सिंह जौहर 2018 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को जो है वो डिक्रिमिनलाइज किया था, जहाँ पे सेम सेक्स को लेके क्रिमिनल ऑफेंस की तरह काउंट किया जाता था। तो राइटर यहाँ बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो काफ़ी समय पे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस देता है जो बहुत मूविंग फॉरवर्ड होते हैं, बट इस तरीके का वर्डिक्ट जो ये हाई कोर्ट का आया है ये काफ़ी चिंता का विषय है अकॉर्डिंग टू द राइटर, और ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। ठीक है, एक यहाँ पे देखो केस और यहाँ पे कोर्ट किया है इन्होंने, जैसे कि लता सिंह 2006 का ये केस है। ये लिव इन रिलेशनशिप पे एक सुप्रीम कोर्ट का 2006 का मामला है। उसमें कुछ इस तरीके की बात कही गई थी कि द कोर्ट डायरेक्टेड पुलिस अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री टू सी इट कि कोई भी अडल्ट जो है वो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करने की कोशिश कर रहा है और उसे कोई हरेस ना करे। ठीक है, तो राइटर बोल रहे हैं कि इतने सारे वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उसके बावजूद भी एक इस तरीके का वर्डिक्ट आया है, तो उस पर राइटर ने काफ़ी चिंता व्यक्त करी है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ओवर द काउंटर बर्थ कंट्रोल पिल गेट्स FDA अप्रूवल। इसका नाम है ओपिल। इसमें नॉर्जेस्ट्राल करके एक आपका आई थिंक हार्मोन होता है, तो दैट विल बी देयर। आयरलैंड बेस्ड पेरिगो करके कंपनी है, इसने इसको बनाया है। एक्चुअली इसमें शायद ऐसा रहता है कि इसको जैसे आप अब मैं थोड़ा इसमें आपको समझा देता हूँ जो मुझे जितना ये समझ में आया। जैसे कि एक दवाई आती है आईपिल या फिर अनवांटेड 72 समथिंग लाइक दिस। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ना, ये क्या होती है कि जब आपने कंज्यूमेट किया उसके बाद आपको 2 दिन या 1 दिन में खानी होती है, उसके बाद आपको जो है फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, या देयर आर प्रोबेबिलिटी कि इन दवाई के बाद भी, इन मेडिसिन के बाद भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। मतलब आपको इन द सेंस कि जो वुमेन उसमें है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आईपिल अनवांटेड 72 जो पहले भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल है मार्केट में ना, इसमें बहुत बार फेलियर केसेस भी होते हैं। प्लस ये आप डेली खाओगे तो इट कैन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। बट ये जो दवाई बन रही है ना ओपिल, ये डेली ही बन रही है और ये इसका अल्टरनेट नहीं बना रहे हैं, ये कॉन्डोम्स का अल्टरनेट बना रहे हैं कि फिर लोगों को कॉन्डोम्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको डेली खाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे ये दवाई है। अब देखते हैं कब क्या आती है, कैसा क्या होता है। गूगल ने चैट जीपीटी का राइवल जो है बार्ड नाम से लॉन्च कर दिया है। सब में बिल्कुल तगड़ी रेस लगी हुई है, आप देख ही रहे हो। मेटा वर्सेस एलन मस्क चल ही रहा है, ट्विटर वर्सेस थ्रेड, यहाँ पे ये बार्ड भी आ गया है। ठीक है, फिर देखिए अगली न्यूज़ है F-16 जेट्स इन यूक्रेन विल बी सीन एज ए न्यूक्लियर थ्रेट। रशिया ने ऐसा बोला है कि भैया F-16 जेट्स जो आपने यूक्रेन को सप्लाई किए हैं, वी आर गोइंग टू सी इट एज ए न्यूक्लियर थ्रेट। और ये F-16 जेट जो हैं आपकी US बेस्ड जेट्स हैं। और रशिया ने ऐसा क्यों कहा है कि न्यूक्लियर थ्रेट्स देखेंगे, क्योंकि जो ये F-16 जेट्स होते हैं ना गाइस, इसके अंदर न्यूक्लियर को एक जगह से, न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने की कैपेबिलिटीज़ होती है, और इट कैन मतलब यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो रशिया ने बोला है कि हम इसको न्यूक्लियर थ्रेट की तरह देखेंगे, फिर हम इसके बाद जो भी एक्शन लेंगे आप जिम्मेदार हो। और यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेन भी किया जा रहा है नीदरलैंड एंड अदर पायलट्स के द्वारा कि हाउ टू ऑपरेट F-16, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखो एक साउथ चाइना सी पे ना कल एडिटोरियल निकला था, और अभी हुआ भी ये कि फिलीपींस ने लॉन्च किया है वेबसाइट ऑन साउथ चाइना सी आर्बिट्रेशन विन। क्या है ये पूरा मामला ना, 2016 की क्या रूलिंग थी जिसके बाद ये अभी रिसेंटली फिलीपींस ने किया है। पहले आप ना साउथ चाइना सी को समझो। तो ये देखो, ये जो रेड आप डॉट्स देख रहे हो ना, ये तो मतलब देखो साउथ चाइना सी तो ये आपको दिख ही रहा होगा। ये जो रेड आप देखिए डैश देख रहे हैं, इसको बोला जाता है 9 डैश लाइन। क्या बोलता है चाइना? 9 डैश लाइन। चाइना ये कहता है कि इतिहास में, मतलब हिस्टोरिकली, ये पूरा एरिया जो है ना ये चाइना का था। मतलब चाइना इस पूरे समुद्र को यूज करता था इस 9 डैश लाइन के अंदर। तो अब भी चाइना ही ये सब चीजों को यूज करेगा। अब देखो क्या है ना कि फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज भी हैं। फिलीपींस हो गया, बहुत सारे हो गए छोटे छोटे। यहाँ पे देखो आप आइलैंड्स देख सकते हो। तो बाकी कंट्रीज को अब ये होता है कि चाइना यार हमें हमारे यहाँ पे यूज नहीं करने देता। कैसे? देखो, आपने अनक्लॉज के बारे में आई थिंक मैंने रिसेंटली कभी आपको पढ़ाया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। इसका बेसिकली कहना ये होता है कि हर कंट्री के बॉर्डर से, मतलब हर कंट्री के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल जो है
वो एरिया उस कंट्री का होगा यूज करने के लिए। 200 nm जो है वो कंट्री यूज करेगी, जिस भी कंट्री के कोस्टल एरिया से वो 200 nm पड़ता है, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन आपका कन्वेंशन लॉ ऑफ सी है, तो ये जब 200 nm की बात करता है, ये कहता है कि ये जो पर्टिकुलर 200 mm का जो nm का जो एरिया होगा ना, इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये हर कंट्री का 200 nm रहेगा। बट चाइना जो है ना, वो कह रहा है कि नहीं भाई, हम तो 9 डैश लाइन के अंदर सब कुछ करेंगे। साथ ही साथ चाइना सिर्फ कहता नहीं है, वो इन कंट्रीज को तंग भी करता है, इन कंट्रीज को समय समय पे चीजें यूज भी नहीं करने देता है। तो इसी के चलते हुए 2013 के अंदर फिलीपींस ने जो है आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस फाइल कर दिया इसके अगेंस्ट में। तो जब ये केस फाइल हुआ ना, तो चाइना ने क्या करना शुरू किया, चाइना ने जो है ना केस की सुनवाई में अपने बंदे को भेजना बंद कर दिया। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को समझ में आया कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि भाई केसेस शुरू नहीं हो पाएगा अगर वो हमारी पार्टी को नहीं भेजेंगे हम। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा देखो भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अगर अपना बंदा नहीं भेजोगे तब भी हम अपना वर्डिक्ट दे देंगे। तो फाइनली 2016 में चाइना के अगेंस्ट में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो है वर्डिक्ट आ गया, और बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिक्ट था। चाइना को फटकार पड़ी, चाइना से कहा क्या दादागिरी है, ये क्या बुलिंग आप कर रहे हो, हर कंट्री का अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 nm में राइट है एंड दे कैन यूज इट, आप कौन होते हो करने वाले। बट चाइना जो है ना, देखो इसको आज भी मानने को तैयार नहीं बैठा है। मतलब वर्डिक्ट है, सब कुछ है, लेकिन चाइना इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। देखो वही वाली बात होती है, बाइंडिंग हो चाहे ना हो, चाहे यूएन का पार्ट हो नहीं हो, अब कौन करा सकता है। जब कंट्री इकोनॉमिकली अच्छा फाइन कर रही है ना, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। आप इसको ऐसे ही देख लो, जब आपकी फैमिली में कोई बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है ना, तो उससे फिर घर में कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता है। क्यों हमारे घर में पेरेंट्स में फादर जो हैं वो हेड होते हैं, बिकॉज पुराने सोसाइटी में क्या था कि फादर इज द ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस, यही था ना। तो वो इसीलिए उनकी रेस्पेक्ट वहाँ पे ज़्यादा थी। तो पुरानी सोसाइटीज़ में इस तरीके की चीज़ें होती थी। बट अब नाउ थिंग्स आर गेटिंग चेंज। तो देखिए जब महिलाएं भी काम करती हैं, और बहुत ही सच्चाई की फैक्ट की बात है कि वुमेन्स डू हाउस का वर्क, हाउस होल्ड वर्क बहुत सारी, और उनको मिलना भी चाहिए इक्वल रेस्पेक्ट, क्योंकि वो भी एक अपना बहुत बड़ा काम है, वो फैमिली संभालती हैं, मतलब जो महिलाएं संभालती हैं। बट द थिंग इज कि ये ना कुछ लोगों के नज़रों में फिर ये काम नहीं है। मतलब इसके लिए पुराना पैट्रियार्कल सोसाइटीज आप उठा के देखोगे तो देखोगे कि मैन इज़ द हेड ऑफ द हाउस। बट आज की डेट में आप वुमेन्स देखते हो, वो घर भी चलाते हैं, वो जॉब भी करते हैं। तो ये नई दुनिया आ रही है, नई इंडिया आ रहा है, नया वर्ल्ड में वुमेन्स आगे बढ़ रही हैं। बट द थिंग इज कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना फाइनेंशियली स्ट्रांग वाला, तो वो आदमी कुछ भी करता है। तो चाइना के साथ भी यही सीन है भाई, इकोनॉमिकली इतना साउंड है ना कि अपनी मनमानी करता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, फिलीपींस ने ना एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, और वो हर जगह पे बता रहा है कि ये हमने आर्बिट्रेशन विन करी थी। अभी रिसेंटली एशियान के मीट हो रहे हैं, तो एशियान में फिलीपींस के साथ साथ और भी जो कंट्रीज है ना, सबके साथ, मोस्ट ऑफ देम के साथ जो है वो चाइना का पंगा है। तो ये अब इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इंडिया के लिए भी साउथ चाइना सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेड एंड एवरीथिंग। और चाइना एंड फिलीपींस की नहीं बन रही है, चाइना इंडिया की नहीं बन रही है, तो इंडिया एंड फिलीपींस की भी अच्छी बन रही है। तो इंडिया एंड बाकी सारी कंट्रीज को मिलकर चाइना को बोलना चाहिए भाई ये तुम कर क्या रहे हो, 9 डैश लाइन ये सब क्या है। तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज इट। आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।